और आपका मिजाज बदला। आपने अपने हीरो को चुना और हीरो को चुनते वक्त उसकी जाति नहीं देखी, वो क्या खाता है, कैसे कपड़े पहनता है, यह नहीं देखा, क्योंकि हम सत्ताएं चुनते वक्त यही देखते थे। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि एक प्रधानमंत्री की हत्या हो गई। हम उस भावनाओं में बह करके, भावुक होकर के, जो साहब हवाई जहाज उड़ा रहे थे उन्हें देश दे दिया और कहा कि साहब देखिए कितना खूबसूरत है ये। हम प्रधानमंत्री चुन रहे थे कि लड़की के लिए वर चुन रहे थे। कितना भोला है, कितना अच्छा लगता है, ये हमारे मापदंड थे इस देश के प्रधानमंत्री को चुनने के। हम इस ग्रंथि से जैसे जैसे बाहर निकले वैसे ही हमने लोगों को बदलना शुरू किया। और क्योंकि हम एक लंबे समय से, हमारे इतिहास ने, हमारे तथाकथित महापुरुष जो हमारे बीच में हो जाते हैं, उनके कारण हम एक कुंठा में, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में, एहसास कमतरी में जी रहे थे। हमें अपनी हर परंपरा के ऊपर एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से, गुरुकुलों के माध्यम से, जहां से आम आदमी मंदिरों से, मठों से, जहां से वो कनेक्ट हो सकता था, वहां भी हालात बिगड़ गए। सबको लगने लगा कि अंग्रेजी बोलने वाला ही सबसे परम ज्ञानी होता है, वही जेंटलमैन होता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़े बड़े काम किए और खामोशी से किए, चिल्लाए नहीं। और वो नहीं चिल्लाए इसलिए शायद हमने उन कामों को महत्व ही नहीं दिया। अगर हम उनको महत्व देते तो आज इंडिया गेट पर सुभाष की मूर्ति लगने वक्त इतना लंबा इंतजार न करना पड़ता। मैं दो मिसालें आपके सामने रखता हूं। सरदार पटेल का नाम हम बहुत लेते हैं, सरदार पटेल के बारे में बड़ा बड़ा बात करते हैं, उनका खूब गुणगान करते हैं, लेकिन अपने बेटे को सरदार पटेल नहीं बनाते। वो तो फूल वाले चचा ही बनने चाहिए जो कि 19 साल प्रधानमंत्री रह सके। सरदार पटेल के बारे में बहुत कहानियां सुनी आपने, लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जो आज तक हमारी जनरेशन ने उसको अपनी आंखों से देखा। इसलिए मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं, और इंदौर में इसलिए करता हूं कि इंदौर सिर्फ एक शहर नहीं है मेरे लिए। इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर, जब जब उनका नाम आएगा तब तक पूरे देश के लोग उनके सामने नतमस्तक होंगे। इसलिए ये तथ्यों पे कहता हूं बात में। इसलिए इंदौर आना आसान बात नहीं है। चाहे इस शहर के एक युवा वकील एडवोकेट विक्रम दुबे साहब हों, मुझे बुलाना और मंच से बुलवाना आसान काम नहीं है, बड़ी हिम्मत का काम है। लोग जानते हैं कि मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जो सबको अच्छी लगे। कड़वी से कड़वी बात कहूंगा। जरूर हो सकता है कि यहां मन में कुछ सवाल हो, लेकिन घर जाते जाते अकेले में ताली बजाएंगे आप। अहिल्याबाई होलकर, उनके जीवन पे नहीं जाना चाहता। आप जानते हैं सब बड़े कष्टों का जीवन गुजरा, लेकिन अहिल्याबाई होलकर आज क्यों रिलेवेंट हैं, क्यों जिक्र होना चाहिए उनका? इतिहास की किताबों में इरफान हबीब ने क्या लिखा, रोमिला थापर ने क्या लिखा?
वो अंतिम सच नहीं है। अहिल्याबाई होलकर का जिक्र इसलिए करता हूं, जब जब बनारस जाता हूं। अहिल्याबाई होलकर की शादी जब हुई तो उनको मुंह दिखाई में जितना सोना मिला, जितना पैसा मिला, उस पैसे से, राज के पैसे से नहीं, उस पैसे से अहिल्याबाई होलकर ने वाराणसी के अंदर एक इस्लामिक आताताई जिहादी ने बाबा विश्वनाथ की मूर्ति को खंडित किया था। अहिल्याबाई होलकर ने उस पैसे से उस मूर्ति की दोबारा स्थापना की और पूरे उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। समय समय पर लोग आए, उस समय और काल की परिस्थितियों को हिसाब ध्यान में रखते हुए वो उतना ही काम कर सकते थे। अहिल्याबाई होलकर को शायद यह अंदाजा भी नहीं रहा होगा, क्योंकि उस वक्त प्रायोरिटी यह थी कि किसी भी तरीके से बाबा विश्वनाथ की पूजा निरंतर चलती रहे। सिर्फ इतना ही उनके मन में रहा होगा, क्योंकि अगर वो मूर्ति खंडित हो जाती तो पूजा नहीं होती, और पूजा नहीं होती तो हमारा समाज भूलने में माहिर है और कुछ दिन बाद के भूल जाते हैं। लेकिन अहिल्याबाई होलकर का उतना काम ही आज 240 साल के बाद, 240 इयर्स, इतने लंबे समय के बाद अहिल्याबाई होलकर के परिवार का अगर एक भी कहीं कोई नामो निशान होगा, तो अगर उसको यह बात सुनने को मिलेगी कि उन्होंने कहीं लिखा नहीं, वसीयत नहीं की, अपना काम किया और चली गई। लेकिन आज अगर उनका कोई वंशज होगा तो जहां काम अधूरा छोड़ा था वहां एक आदमी गुजरात से चला। लोग समझते हैं कि यह पॉलिटिकली कुछ गणित है। मैं कुछ घटनाओं को सिर्फ नफे नुकसान से नहीं देखता, मैं उसको एक घटना से भी नहीं देखता। मैं ये मानता हूं कि जो भारत भूमि जहां से एनर्जी पैदा होती थी और जहां से ज्ञान पूरी दुनिया में जाता था, वो ज्ञान और वो एनर्जी अब दोबारा वापस लौटकर भारत पहुंच रही है। इसलिए आप उसको साइंटिफिकली समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप उसको फेथ में देखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि आज की जनरेशन के सामने बोलना मुश्किल होगा। एक आदमी गुजरात से चलता है, न वो हिंदी भाषी इलाकों का मास्टर है, 5.5 करोड़ की जनसंख्या के प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। कैसे उस आदमी के ये मन में सवाल होता है कि वो एक ऐसी जगह जहां बनारसी किसी को आसानी से अपनाते नहीं है, वो वहां पहुंचता है और उसे अपना चुनाव क्षेत्र बनाता है और जीता, वहां से प्रधानमंत्री बना, दोबारा प्रधानमंत्री बना। बनारस के बारे में कहा जाता है विश्व का सबसे पुराना शहर है, और उस आदमी के भाग्य में लिखा था ये चीजें सारी मैं तय और फिक्स मानता हूं। 240 साल के बाद गुजरात से एक आदमी चला और बनारस में बाबा विश्वनाथ के उस खंडित पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार किया उसने। जहां 10 लोग नहीं बैठ सकते थे, आज वहां 10,000 लोग खड़े हो सकते हैं। और उसी मंदिर के प्रांगण में एक भव्य मूर्ति अहिल्याबाई होलकर की लगी है।
शायद ये कहानी कोई सुनाता तो आप यकीन नहीं करते, लेकिन आज का बच्चा जब बनारस जाएगा तो वो ये सवाल पूछेगा कि अहिल्याबाई होलकर का यहां क्या लेना देना है। तब आप इतिहास से कनेक्ट होंगे और फिर समझेंगे कि अहिल्याबाई होलकर ने कितने ऐसे कार्य किए राजा होते हुए भी। तो ये उसके भाग्य में आना था कि 240 साल के बाद उस पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। और तीसरी घटना, इसलिए कभी इस बात से मायूस मत होइएगा कि आपने सुभाष को नहीं देखा, पटेल को नहीं देखा, सावरकर को नहीं देखा, छत्रपति शिवाजी को नहीं देखा। 47 में आप नहीं थे, मैं नहीं था, लेकिन अपने आप को भाग्यशाली मानिए कि आज वही दौर अपनी आंखों से देख रहे हैं। सब कुछ वही हो रहा है जो 47 में था, बस कुछ लोगों की कुर्सी बदल गई है। इसलिए जीर्णोद्धार होने के बाद एनर्जी का फ्लो देखिए। एक साधारण से परिवार का एक बच्चा